वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अब अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हम लोगों ने अपने कल तक के सेशन में सबसे पहले पैन कार्ड को बनाना सीखा था। चार अलग अलग मोड से बनाना सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने जब पैन कार्ड आ गया, पैन कार्ड को रजिस्टर करना सीखा था। पैन कार्ड को लॉगिन करना सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने हेड्स ऑफ इनकम का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में बताया था। फिर हमने इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बताया था। और उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बारे में आपसे चर्चा कुछ शुरू करी थी, शायद या नहीं की होगी, तो अभी स्टार्ट कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने आपको ये बताया था कि सेक्शन 17 में सारी सारी की सारी सैलरी को ऐड कर लिया जाता है, और एक डिडक्शन है जो कि अब 75,000 रुपए की है, वो दे दिया जाता है। और जो भी नेट में सैलरी बचती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाती है। हमने आपको ये ऊपर ऊपर तौर पर कुछ बातों को बताया था। अब हम इसके आगे भी कुछ बातों को ऐड कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा। ये बात, इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई भी इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब आपके बीच में और आपके मालिक के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा। ये कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? ये ऐसे पता चलेगा कि आप उनके यहाँ मंथली सैलरी पर हैं। आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा कि आपको नियुक्त किया जाता है हमारी कंपनी में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आप उनके लिए कुछ फिक्स्ड आवर्स काम करेंगे, उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अपनी देंगे, और वो आपको मंथ में सैलरी देंगे, एक पर्टिकुलर मंथ की डेट को सैलरी देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट ये उठता है, मुद्दा ये आता है कि मान लो कि वो आप उनके लिए काम करते हैं, और वो आपसे काम लेते हैं, और आपको हर महीने की 10 तारीख को 50,000 रुपए महीना देते हैं, तो हर महीने की 10 तारीख को 50,000 रुपए क्रेडिट कर देते हैं। ठीक हो गई बात? पूरे साल की तनख्वाह 6 लाख हो जाती है, 75,000 का डिडक्शन मिलता है, 5,25,000 पर आईटीआर फाइल होगा। और 5,25,000 क्योंकि 7 लाख से कम है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं आएगा। तो मेरी ग्रॉस सैलरी है 6 लाख, डिडक्शन है 75,000 का, और नेट सैलरी है 5,25,000 रुपए की। लेकिन पिछले साल में मान लो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एक कार गिफ्ट कर दी। कंपनी के पास एक पुरानी कार पड़ी हुई थी, और कंपनी को ऐसा लगा कि जो हमारा स्टाफ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रमोद जी हैं, वो रिलायंस में काम करते थे और वो रहते थे मध्य प्रदेश में, और रिलायंस ने उनकी पोस्टिंग दिया मुंबई में। और अब प्रमोद जी से कहा कि आप आते जाते हैं मेट्रो से या फिर कैब करके, अच्छा नहीं लगता है, हम आपको एक कार दे देते हैं। और उन्होंने वो कार प्रमोद जी को दे दिया, और ये बोला कि आप इसे रखिए, आराम से यूज करिए। तो ये जो कार प्रमोद जी को मिली है, ये किस हेड में टैक्सेबल होगी? ये किस हेड में टैक्सेबल होगी? मैंने अभी तक आपको 3 हेड पढ़ाए हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। 2 हेड अभी नहीं पढ़ाए हैं: कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हमें एक जवाब चाहिए आपसे, आके आप मुझे ये बात बताएं कि ये जो कार मिली है ये कहाँ पर टैक्सेबल होगी? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर पैसे देगा तो वो तो सैलरी होगी, बट अगर पैसे के अलावा कुछ और दिया तो क्या वो भी सैलरी होगी? मुझे इस बात का आंसर चाहिए आपसे, यस और नो। मैं देख लेता हूं आपका लॉजिक कैसा है, फिर मैं ये बताऊंगा कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है। आपका लॉजिक हो सकता है कि एक्ट की भाषा से मैच कर जाए, हो सकता है ना भी करे। नहीं करेगा तो हम ठीक करवा देंगे, बट अगर कर गया तो बात बात आपके जहन में उतर जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। हो सकता है लॉजिक से आंसर आ जाए, मुझे अभी तक आंसर नहीं आया है। एटलीस्ट एक आंसर करिए, यस और नो, ताकि मुझे ये पता चले कि आपका लॉजिक सही लगता है या नहीं लगता है। मुझे एक आंसर आपसे चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार गिफ्ट कर देगा, बोलेगा लो भैया कार, मौज करो, चलाओ आराम से, तो क्या वो सैलरी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी?
यस नो नॉट एप्लीकेबल कुछ तो लिख दीजिए। प्रमोद जी का कहना है नो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, और वो अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि उनकी जो यूनिट होती है वो ऐसे इलाके में होती है जहां पर उनको रहने के लिए घर मुहैया नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने परिसर में ही कुछ क्वार्टर बना देते हैं और कहते हैं कि आप इसी में रहिए। जैसे कि बहुत सारी जो पावर ग्रिड लगी हुई हैं, पावर स्टेशंस लगे हैं, पावर जनरेशन प्लांट लगे हैं, वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर वो अपने एम्प्लॉय को कमरा किराए पर लेकर के नहीं दे सकते, और एम्प्लॉय मकान बनाएगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी उसी जो यूनिट का जो परिसर होता है उसी में क्या करते हैं, वो कुछ क्वार्टर बना करके दे देते हैं और कहते हैं इसी में रहिए। उनको रहने के लिए अकोमोडेशन दे दिया फ्री में, कोई किराया नहीं लिया उनसे, फ्री में दे दिया। ठीक है, अब मान लो उसमें उसमें मान लो बेडिंग सब पड़ा हुआ है, बिस्तर लगा है, खाना भी प्रोवाइड कराते हैं, नौकर चाकर भी लगे हुए हैं, सब कुछ है, वो उनको दे दिया। लेकिन इसकी भी तो एक कॉस्ट है। अगर कोई एम्प्लॉय, कोई बावर्ची लगा है वहां पर, कोई कुक करने के लिए लगा हुआ है, खाना बना रहा है, तो उसकी तनख्वाह भी तो है। तो उसकी तनख्वाह क्या होगी, या उसके रहने पर जो खर्च हुआ, एकोमोडेशन पर जो खर्च हुआ, वो क्या सैलरी होगा या वो सैलरी नहीं होगा? माई क्वेश्चन इज सेम, वेदर इट इज सैलरी और नॉट। मेरा क्वेश्चन चेंज होता है, इसका आंसर आप दीजिएगा मुझे यस और नो में लिख करके। क्वेश्चन चेंज होता है। मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार नहीं दिया, लेकिन बोला कि कैब का पैसा रिimburse कर देंगे। आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे। एम्प्लॉय से बोला आप कैब करके आया जाया करिए, बिल प्रोड्यूस करिए, हम रिimbursement दे देंगे। आप पेट्रोल डलवाइए अपनी गाड़ी में, पेट्रोल का बिल लगाइए, हम रिimbursement दे देंगे, वेदर इट इज सैलरी और नॉट। इसका भी आंसर आप करिए। मेरा चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। मान लो उन्होंने खुद कमरा नहीं दिया लेकिन किराया दे दिया। एम्प्लॉय से कहा भाई तुम ये किराया ले लो, 5,000 7,000 रुपये महीना, खुद ढूंढो अपना अपना मकान, हमसे मतलब नहीं है। वेदर इट इज सैलरी और नॉट, वेदर इट इज सैलरी और नॉट। एक क्वेश्चन और। मान लो प्रमोद जी किसी बैंक के एम्प्लॉय हैं, मान लो प्रमोद जी किसी बैंक के एम्प्लॉय हैं, और बैंक ने प्रमोद जी को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, या लोन में सब्सिडी दे दी। मान लो वो अपने कस्टमर से 8% हाउसिंग लोन चार्ज करते थे और अपने एम्प्लॉय से 2% चार्ज किया, 6% की सब्सिडी दी, जो रेट कम किया, क्या वो सैलरी है? ऐसे केसेस नॉर्मली देखे जाते हैं। बैंक का एम्प्लॉय अक्सर अक्सर लेता है अपने बैंक के लोन से, वेदर दिस इज सैलरी और नॉट। वो वाला पोर्शन जो सब्सिडाइज्ड है, नॉर्मल कस्टमर को देते थे 8% पर, अपने एम्प्लॉय को दिया 2% पर, जो 6% कम किया, क्या वो सैलरी है? यस और नो। मेरे 5 क्वेश्चन हुए आपके साथ। अब आपने किसी में लिखा नो, किसी में लिखा यस, किसी में लिखा सैलरी, किसी का जवाब नहीं आया। मेरा एक ही आंसर है, और वो है ये सब कुछ सैलरी है। एवरीथिंग इज सैलरी। मुकेश अंबानी ने अगर अपने एम्प्लॉय को एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया, एक पूरा फ्लैट गिफ्ट कर दिया रहने के लिए, दैट इज ऑल्सो सैलरी। बड़ी अजीब बात है सर। 6 लाख वाले एम्प्लॉय को 1.5 करोड़ का फ्लैट दे दिया तो उसकी सैलरी क्या 1,56,00,000 हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। सर कैसे? सर कैसे? देखो सैलरी सिर्फ मॉनेटरी नहीं होती है। सैलरी ऑलवेज, सैलरी सैलरी कैन बी नॉन मॉनेटरी, और नॉन मॉनेटरी सैलरी को हम लोग परक्विजिट्स बोलते हैं। टेक्निकल भाषा में उसको
परक्विजिट्स बोलते हैं। If it is salary in monetized form under section 17(1), it is taxable. If salary is non-monetary, it means it is a perquisites and taxable under 17(2), section 17(2). कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिया, मान लो अपने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए महीना 50,000 रुपए महीना तनख्वाह दे दिया, लेकिन उसके नाम पर 5,000 रुपए ईपीएफ में जमा कराता है, तो वो भी सैलरी है। अब सैलरी 50,000 नहीं 55,000 है, क्योंकि उसका रिटायरमेंट बेनिफिट का भी तो सोच रही है ना ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज ऑल्सो सैलरी। एक बात और, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी फॉर्म 16 बताएंगे, वहां पर फिर दोबारा खाली रिवीजन करवाएंगे। एक बात और, मान लो मुकेश अंबानी ने कहा कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आकाश मेहरोत्रा है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और अगर आपकी वजह से मेरा बिजनेस प्रॉफिट 2% से बढ़ करके 2.5% हो गया फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो आपको जो आपकी वजह से आधा परसेंट बढ़ा है ना, इसका आधा हिस्सा दे देंगे, मतलब 0.25% आपका हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि सैलरी आपको फिर कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपको हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। कितना? जितना 2% से ऊपर जितना गया उसका आधा, मान लो जैसे 2.5% हुआ तो 0.25 आपका, 0.25 मेरा। तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी की जगह पर प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया तो भी ये सैलरी है। सर ऐसा कैसे? इन सब में सिर्फ एक बात कॉमन है, वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अगर आपकी रिश्तेदारी नौकर और मालिक की है, और आपके मालिक ने अपने नौकर को कुछ भी दिया, और इट इज ऑलवेज सेट टू बी सैलरी, बिकॉज देर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। सर और भी कुछ रिलेशनशिप होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी। प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में कमीशन होता है, और कमीशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन होता है, वो पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा? अगर किसी टीचर ने ट्यूशन दिया अपने बच्चे को प्राइवेट, ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर वो टीचर ट्यूशन ना दे करके किसी स्कूल में नौकरी करता है जा करके, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। आपको ये बात बारीकी से समझनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप है किस चीज का, प्रिंसिपल और एजेंट का है, टीचर स्टूडेंट का है, या फिर ये तनख्वाह का रिलेशन है। जब रिलेशन पता चलेगा तब पता चलेगा कि सैलरी में टैक्सेबल होगा या किसी और हेड में जाएगा। ये बात थी सैलरी की, ये बात थी सैलरी की। कौन कौन से, अब हम आपको एक बात बताते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं बहुत सारे। चलो अलाउंसेस की बात हम लोग आईटीआर 1 आते समय कर, वैसे हम आईटीआर 1 ही शुरू करवा चुके हैं, आपको मजेदार बात बताते हैं। चलिए, अब जब एक्चुअली आएंगे तब आपको सब बता देंगे। आगे चलते हैं। ये था आईटीआर 1 की बात हो गई, बिजनेस इनकम की बात हो गई। फिर आते हैं पीजीबीपी पे। कल हमने आपको बताया कि एक आदमी ने 1 लाख किताबें खरीदी, 100 रुपए की, 1 करोड़ की किताब खरीदी, फिर उसे 1.5 करोड़ में बेच दिया, 150 रुपए बेच दिया, 50% का ग्रॉस मार्जिन था। टर्नओवर हमारा 1.5 करोड़, सेल्स 1.5 करोड़, परचेज 1 करोड़, ग्रॉस प्रॉफिट 50 लाख, 45 लाख का खर्चा किया, एक्सपेंसेस 45 लाख के, और 5 लाख का प्रॉफिट आया। वो प्रॉफिट पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो गया। 5 लाख क्योंकि 7 लाख से कम है इसलिए मौज करो, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। फिर हमने हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया, सारी सारी की सारी जितनी भी रेंटल इनकम आई उसको हमने हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर दिया। उसके बाद हमने 30% का डिडक्शन दे दिया, और जो भी आया वो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। ठीक हो गई बात। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, अभी बहुत सारी बातें छूटी हुई हैं, अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है सब कुछ। चलो, अब हम अदर सोर्सेज की बात करते हैं।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब जो ऊपर के किसी हेड में भी नहीं आया, उसको कहां पर टैक्सेबल करेंगे? उसको टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या तो सेविंग का, या एफडी का, या आरडी का, या कोई और अदर इंटरेस्ट। सारा ब्याज कहां टैक्सेबल होगा? यहाँ पर। लॉटरी, लॉटरी कई सारे स्टेट्स में अभी वैलिड है, महाराष्ट्र में वैलिड है, यूपी में बैन है। लॉटरी में अगर आपने कोई पैसा जीता तो अदर सोर्स। कमीशन में कोई पैसा, कमीशन कमाया तो अदर सोर्स। उसके बाद फैमिली पेंशन में कुछ भी मिला तो फिर अदर सोर्स। उसके बाद बेटिंग, लॉटरी में जोड़ लेते हैं, बेटिंग, गैम्बलिंग, या फिर हॉर्स रेसिंग, या फिर एक नया कंसेप्ट इस बार से जुड़ा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वीडीए, मतलब क्रिप्टो। कहां पर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। या फिर कोई और इनकम, अदर इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल इन अबव 4 हेड्स। कोई ऐसा पैसा जो कि कहीं पर और टैक्सेबल नहीं है, वो कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। अब ध्यान से समझिएगा एक बात, आपको इंटरेस्ट की इनकम मिली, आरडी की इनकम मिली, एफडी की इनकम मिली इन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल, और आप इन्वेस्टर हैं, आपने पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया है, बैंक ने आपको ब्याज दिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन आप अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं बैंक का, बैंक का, बैंक को भी इंटरेस्ट मिलता है। किससे मिलता है? लोन जिसको दिया होता है, बैंक ने जिसको लोन दिया उससे बैंक ब्याज लेती है, तो क्या आप कह देंगे वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है? नहीं। बैंक को जो ब्याज मिला वो उसकी पीजीबीपी की इनकम है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। क्यों? अरे उसका तो धंधा ही है ब्याज का। साहूकार का अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, बहुत सारे साहूकार आपके आसपास होंगे जो स्मॉल फाइनेंस लेंडिंग करते हैं, इनफॉर्मल लेंडिंग करने वाले लोग। इनफॉर्मल लेंडिंग जैसे आपके दोस्त वोस्त होंगे ना, जो 3% के ब्याज पर पैसा दे देते होंगे। प्रमोद जी का कोई दोस्त होगा ऐसा टिकड़मी, वो कहता है हाँ 1 लाख रुपए प्रमोद जी तुम्हें चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तुमसे 3% महीना लेंगे, 3,000 रुपये महीना। अब उसका तो काम है लोन देना, उसको अगर ब्याज मिला तो पीजीबीपी। आप अगर एज ए इन्वेस्टर आपको ब्याज मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस अगर आपने खुद एक आध लगाया एज ए इन्वेस्टर तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन आपका बिजनेस है तो कहाँ जाएगा? तो जाएगा पीजीबीपी। वैसे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, सट्टा लगाना, घुड़सवारी करना, ठीक है, बेटिंग लगाना, जुआ खेलना इसे कहते हैं। जुआ खेलना वैसे कोई लीगल तो नहीं है, तो वो बिजनेस इनकम ट्रीट होनी तो नहीं चाहिए। कोई बिजनेस, जब बिजनेस इलीगल है तो बिजनेस आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो तो जहां हो रहा है आपने कर लिया तो एज इन्वेस्टर ही कर लिया। चलो डिविडेंड, आपने शेयर्स कंपनी में होल्ड किए और कंपनी ने आपको कुछ इनकम दिया उसके अगेंस्ट में, जो कि 6 मंथली या क्वार्टरली डिविडेंड डिक्लेयर होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, आपको वो मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या ये बिजनेस इनकम हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है भाई? किसी का काम ही है शेयर ट्रेडिंग करना, शेयर इन्वेस्ट करना। जैसे म्यूचुअल, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, इन्वेस्टमेंट फंड, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड हैं, उनका तो काम ही है पैसा लगाना, उन्हें तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, उनके लिए अदर सोर्स थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, बड़े मोतीलाल ओसवाल है जैसे, जैसे कि एक अपना वो शेर खान है, ये सब ब्रोकिंग एजेंसीज हैं, इन लोगों का तो काम ही है पैसा लगाना। अगर मान लो इन्होंने कोई शेयर होल्ड किया और इनको डिविडेंड मिला भाई, वो तो उनकी बिजनेस इनकम हुई ना, कमीशन, कमीशन। अब अगर आपने कोई पैसा, कोई एक आध काम किया आपको कमीशन मिला तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन आपका काम ही है कमीशन कमाना, कोई और दूसरा काम ही नहीं है आपका, सिर्फ आप कमीशन के बल पे ही चल रहे हैं। मतलब आपकी कोई ब्रोकिंग फर्म है, ब्रोकिंग फर्म है, उसका काम है मकान दिलाओ, मकान खरीदो बेचो 2% लो, रेंट रेंट पे दिलाओ 15 दिन का रेंट लो, ठीक है, और कोई किसी को माल मटेरियल दिला दिया उसमें से भी कमीशन, हर चीज में कमीशन खाता है, तो क्या होगा? बिजनेस इनकम हो जाएगी भाई, क्या बुरी बात है, कमीशन का भी बिजनेस हो सकता है। एलआईसी के एजेंट, एलआईसी के एजेंट वैसे नॉर्मली वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही रहते हैं भैया, क्योंकि एलआईसी के एजेंट कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अब अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि बिजनेस है? बिजनेस तब पता चलेगा जब उसके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो, जब उसके पास लेबर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन हो, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में हो, या तो कोई और रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, उसका एक करंट अकाउंट हो, वो करंट अकाउंट से सारी डीलिंग करता हो, तब ना होगा उसका बिजनेस। ऐसा कुछ नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले चलो भैया। बिजनेस स्टैब्लिश होना चाहिए, कहने से काम नहीं चलेगा। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा बताएं, क्या फायदा होगा? अगर आपने कमीशन इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना तो 100% इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, 100%, कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसे बिजनेस इनकम माना तो सारे खर्चे अलाउड होंगे, डेप्रिसिएशन भी अलाउड होगा। भाई आपने कमीशन कमाने के लिए लैपटॉप लगा रखा है, उसका डेप्रिसिएशन, बिजली का बिल, बिजली का खर्चा, तनख्वाह, सैलरी बाटी तो सैलरी का खर्चा, झाड़ू पोछे वाला स्टाफ रखा है उसका खर्चा, चाय पानी का खर्चा, ये सब खर्चा अलाउड होगा। तो कमीशन के अगेंस्ट में कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा अगर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। लेकिन अगर वो पीजीबीपी है तो खर्चा अलाउड होगा।
इसीलिए लोग पीजीबीपी बनाने में ज्यादा ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। कल मैंने आपको एक केस स्टडी भी बताई थी, इनकम फ्रॉम हाउस, चलो हाउस प्रॉपर्टी पर आएंगे तब बताएंगे, यही सेम बात रिलेटेड थी हाउस प्रॉपर्टी से। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक आध इन्वेस्टमेंट है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, 30% का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपकी ढेरों प्रॉपर्टी है, आपका रेंट का ही काम है, तो वो पीजीबीपी है, और पीजीबीपी में अनेकों खर्चे अलाउड होते हैं और आपकी इनकम टैक्सेबल होने से बच जाती है। लेकिन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे तो 70% इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। लोग चालाकी करते हैं यहाँ पर, लोग कहते हैं इसका हेड चेंज कर दो ताकि टैक्स ना भरना पड़े, आप भी ऐसा करेंगे, ठीक है? तो सोच समझ के करिएगा, होशियारी से, ऐसे मत करिएगा। मैं बताऊंगा आपको किस तरह की नोटिस आती हैं ऐसे केसेस में। चलो, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन होती क्या है पहले समझ लेते हैं। मान लो प्रमोद जी, चलो यहाँ प्रमोद जी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक बूढ़े दादाजी हैं और एक बूढ़ी दादी जी हैं। बूढ़े दादाजी बूढ़े दादाजी काम करते हैं, बूढ़े दादाजी काम करते थे आर्मी में, और बूढ़ी दादी जी काम करती थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, टीचर थी। अब दोनों लोग रिटायर हैं। दादाजी ने पेंशन मिली, वो उनकी खुद की पेंशन, और पेंशन इज अमाउंट टू सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। पेंशन कहां पर टैक्सेबल होती है? पेंशन टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। दादी को अपनी पेंशन मिली, वो भी क्या हुई? इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन एक बुरा वक्त आया, कोरोना का, और दादाजी की डेथ हो गई। लेकिन दादाजी की जब डेथ हुई तो आर्मी के क्लॉज में ये लिखा हुआ था कि दादी को आधी पेंशन मिलेगी दादाजी की, ऐसा नॉर्मली होता है। तो अब दादी जी को दो पेंशन मिलने लगी, एक तो उनकी खुद की पेंशन और एक दादाजी की पेंशन, और दादाजी की आधी पेंशन मिलने लगी। जो उनकी खुद की पेंशन थी दादी जी की, वो तो वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगी। लेकिन जो दादाजी की आधी पेंशन मिली ना, वो फैमिली पेंशन है, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अब ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और बहुत सारे लोगों ने गलत रिटर्न फाइल करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ खुद की दादी जी की पेंशन दिखाते हैं, उनके उनके हस्बैंड की पेंशन दिखाते ही नहीं है आईटीआर में। ये तो पहली गलती करते हैं लोग। दूसरी गलती ये करते हैं कि वो दादी और दादा दोनों की पेंशन मिला करके सैलरी के हेड में दिखा देते हैं, जो कि ये गलती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये तो परिवार की पेंशन है, ये तो फैमिली पेंशन है, और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करना है। अच्छा, फायदा क्या होगा या नुकसान क्या है, समझिए। अगर आपने सैलरी में दिखाया तो 75,000 का डिडक्शन मिलता है, और अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाया तो यहां पर डिडक्शन मिलता है 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, विच एवर इज लोअर। तो वहां पर 75,000 का डिडक्शन मिलता, और यहाँ भैया 15,000 का ही मिला है खाली, ठीक है? इसलिए लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि भाई ऊपर दिखा दो, नीचे मत दिखाओ। लेकिन मेरा काम है आपको एक्ट बताना, रूल क्या कहता है, ठीक है? आप गलत रिटर्न फाइल करेंगे, जब कभी नोटिस आएगी तो आपसे जवाब सवाल होगा, फिर आप एक्सप्लेन करते रहिएगा। चलिए, अब आते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ना तो लीगल है ना इलीगल है, ना लीगल है ना इलीगल है, बट टैक्सेबल है, इट इज टैक्सेबल। और पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल है, और कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है इसके अगेंस्ट में, नो एक्सपेंडिचर अलाउड। मतलब कोई भी आपने खर्चा किया हो इस क्रिप्टो करेंसी को कमाने के लिए, कुछ भी अलाउड नहीं है। नो लॉस, नो लॉस अलाउड। किसी प्रकार का अगर कोई लॉस हो गया बेच करके, वो भी अलाउड नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं, ठीक होगी बात। इनकम फ्रॉम अदर, और इसके अलावा अगर कोई भी इनकम मिली भैया तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल।